सोचिए एक ऐसा आदमी जो कॉलेज फी के लिए परेशान था, कुछ ही सालों में दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बन गया। एक दिन में इतना पैसा कमाने लगा कि रात को अपनी फैमिली को ठंड से बचाने के लिए $2 मिलियन जला दिए। आखिर कैसे पाब्लो एस्कोबार ने क्राइम की दुनिया पर राज किया और कैसे वो अपने ही बनाई जेल में शान से जीता था। आज हम जानेंगे पाब्लो की कहानी, जो पैसों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। 1 दिसंबर 1949 रियो नेग्रो, कोलंबिया में पाब्लो एस्कोबार का जन्म होता है। असल में पाब्लो का सपना था कि वो पढ़ाई लिखाई करके देश के प्रेसिडेंट बने, लेकिन इनके पिता खेती से इतना कमा नहीं पाते थे कि वो पाब्लो को पढ़ा पाए। मम्मी स्कूल टीचर थी, तो उनके पैसे से पाब्लो की स्कूल की पढ़ाई तो जैसे तैसे हो गई, लेकिन आगे कॉलेज की महंगी पढ़ाई पूरी करने में सबसे बड़ी रुकावट जो आई वो थी पैसे की कमी। फिर पाब्लो देखा कि मेरी परिवार की हालत क्या है और ऐसी हालत होने का कारण क्या है। तब गरीबी को देखकर इसने कसम खाई कि मैं 22 साल की उम्र में करोड़पति बन के दिखाऊंगा। पाब्लो ने कॉलेज के टाइम से ही क्राइम की दुनिया में कदम रख लिया था। उसने लग्जरी गाड़ियां चुरानी स्टार्ट कर दी। 1974 में पाब्लो ने एक गाड़ी चुराई थी, जिसकी वजह से जब पहली बार जेल भी गए थे। पाब्लो ने क्राइम की शुरुआत तो मजबूरी में करी थी, लेकिन अब इसको मजा आने लगा। जेल में इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिसे एक बार में ही $1000 आ जाए, तो इसने किडनैपिंग का काम शुरू कर दिया। अर्ली 70 में इसके हाथ में एक बड़ा शिकार लगा। इसने कोलंबियन बिजनेसमैन डिएगो एचआरबी को किडनैप करने का प्लान बनाया और बड़ी हिम्मत दिखाकर उनकी सिक्योरिटी से लड़ाई करके इसने बड़े बिजनेसमैन को किडनैप कर लिया। जिसके बाद पाब्लो ने इनके घर वाले से $50,000 की मांग रखी और ये पैसा इनको मिल भी गए। इतनी बड़ी किडनैपिंग के बाद कोलंबियन क्रिमिनल्स में हवा उड़ गई कि एक बहुत ही जिगरेबाज इंसान आया है। तब पाब्लो को एक जाना माना किडनैपर माना गया। जब पाब्लो मशहूर किडनैपर की जिंदगी जी रहा था, तभी इसे सफेद पाउडर के बारे में पता चला। ये पाउडर था कोकेन। पाब्लो ने यह देखा कि 10 किडनैपिंग करने के बाद मैं जो पैसा कमा रहा हूँ, उतना तो पैसा इस छोटे से पैकेट को डिलीवरी करने के बाद लोग उठा रहे हैं। तो पाब्लो ने एक गैंग ज्वाइन कर ली जो ड्रग्स डील करने का काम कर रही थी, और फिर पाब्लो बड़े बड़े ड्रग्स डीलर के साथ में भी काम करने लग गया। एक दिन जब 14 किलो की ड्रग्स डिलीवरी करने गया, तो वहाँ पर एक ड्रग माफिया से बहस हो गई। इस ड्रग माफिया का नाम था फैब्रो रेस्ट्रेपो, जो कि कोई आम ड्रग माफिया नहीं था। ये मैंडलिन का मोस्ट पावरफुल ड्रग लॉर्ड था। पाब्लो और फैबियो डील कर रहे थे, जिसमें फैबियो ने इसकी बेइज्जती कर दी, तो पाब्लो को गुस्सा आने लग गया। जिसके बाद में वो फैबियो का कॉलर पकड़ने लग जाता है और मारने लग जाता है। उस वक्त वहाँ करीब 10 से 12 लोग होंगे, जिनसे पाब्लो अकेले ही भिड़ जाता है। पाब्लो कुछ टाइम के लिए अपना दिमाग खो बैठा था। ये गन उठाता है और फैबियो को जान से मार देता है। ये पाब्लो एस्कोबार का पहला मर्डर था। इतने बड़े ड्रग माफिया को मारने के बाद इसका ड्रग इंडस्ट्री में काफी बड़ा नाम हो जाता है। पाब्लो इस कोकेन की दुनिया में इतनी तेजी से काम कर रहा था कि चारों ओर इसका दबदबा बन चुका था। मार्च 1976 इसने 15 साल की लड़की से शादी कर ली, और शादी के कुछ महीनों बाद उसी साल पाब्लो ने मैंडलिन कार्टेल नाम का एक ड्रग बेचने वाला ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। ये पहला ऐसा बंदा था जो यूएस बॉर्डर के अंदर जाकर वहाँ के लोगों को ड्रग बेचता था, जिसका रिजल्ट ये आया कि कुछ समय में वहाँ के लोगों को कोकेन की बहुत ज़्यादा लत लग गई, और फिर पाब्लो का ये ऑर्गेनाइजेशन मंथली 70 से 80 टन कोकेन यूएस में बेचने लगा। अब हम बात कर रहे हैं 80 के समय की। तब पाब्लो एस्कोबार इतना अमीर बन चुका था कि उसके खुद के पास में 20 हेलीकॉप्टर्स थे, 2 सबमरीन्स थी और 32 याच थे। जरा सोचिए, सबमरीन्स तो बड़े बड़े देशों के पास भी नहीं होती थी, लेकिन ये अकेला इंसान इतना पैसा कमा रहा था कि पाब्लो कोकेन ट्रांसपोर्ट करने के लिए पायलट को पर फ्लाइट $5 लाख पे करता था। उस समय पूरे कोलंबिया में केवल 2 लेयर जेट थे, जिसमें से एक पाब्लो एस्कोबार के पास था। इस जेट प्लेन को ये खुद उड़ाता था और इसके साथ ढेर सारा कैश और कोकेन रहता था। ये प्लेन अक्सर कोलंबिया से यूएस की उड़ान भरता था। ड्रग डिलीवरी करने के मामले में ये इतना दिमागी इंसान था कि आप सोच भी नहीं सकते। कुछ समय तक पाब्लो ड्रग को मछलियों के पेट में डालकर स्मगल करता था, लेकिन इन्फॉर्मेशन लीक होने की वजह से ये माल अक्सर पकड़ लिया जाता था। जिसके बाद में पाब्लो ने धंधे में घाटे को रोकने के लिए और पुलिस को चकमा देकर कोकेन की सेफ डिलीवरी के लिए दिमाग लगाया। तो ये क्या करता था कि हम लोग जो जीन्स पहनते हैं, उस जीन्स को कोकेन के लिक्विड सॉल्यूशन में डुबो देता था, जिससे कोकेन जीन्स में सोक हो जाए, और फिर जब गीली जीन्स सूख जाती थी तो उसे गत्ते में पैक करके एक्सपोर्ट कर लेता, और उधर दूसरे देश में इसके आदमी इन जीन्स को केमिकल में डुबाकर कोकेन निकाल लेते थे। ये तरीका बहुत दिन तक चला, लेकिन जब इस तरीके के बारे में भी पुलिस को पता लग गया, तब पाब्लो ने क्या किया, ध्यान से सुनना। पाब्लो ने जीन्स को एक्सपोर्ट करना चालू रखा, बंद नहीं करा। बस अब फर्क इतना था कि कोकेन अब उस जीन्स में नहीं, उन गत्तों में होता था, जिसमें ये जीन्स पैक करी जाती थी। वही सेम प्रोसेस फॉलो होता था। जीन्स की जगह गत्ते को कोकेन के लिक्विड सॉल्यूशन में डुबाकर सुखाया और फिर उसमें जीन्स पैक करके दे दी। पुलिस उन जीन्स को चेक कर रही थी जहाँ पर कोकेन है ही नहीं, और गत्तों को फेंक देती थी। फिर वहाँ पाब्लो के आदमी गत्तों को कूड़ेदान से उठा करके
उससे कोकेन निकाल लेते थे। इस तरह के कई दिमाग पाब्लो के पास थे, जिनकी मदद से वो रोज 15 टन कोकेन यूएस में भेजने लगा था। इसका सीधा सीधा हिसाब था कि अगर तुम मेरे धंधे के बीच आते हो, या तो तुम मुझसे घूस खा लो, मैं तुम्हें इतनी घूस दूंगा कि तुम्हारी सारी पुश्तें बैठकर खाएगी, या फिर अगर तुम मुझसे घूस नहीं लोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को जान से मार दूंगा। पाब्लो ने इतना ब्लैक मनी कमा लिया था कि उनको रखने के लिए जगह ही नहीं थी, इसलिए इसने 8000 से ज्यादा घर बनवा लिए थे जहाँ पर ये अपना सारा पैसा रख पाए। और जब ये घर भी कम पड़ रहे थे तब इसने जमीन खुदवा कर अपना पैसा रखना शुरू कर दिया। इसकी अमीरी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, जो कि काफी फेमस है, कि एक बार उसकी फैमिली को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और ठंड से बचाने के लिए इसने पूरी रात 2 मिलियन यूएस डॉलर आग में जला दिए, जो कि लगभग रुपीज में होती है 1 करोड़। इनके खुद के घर में एयरपोर्ट था, मैन मेड लेक्स थी, किसी भी चीज की यहाँ पे कोई कमी नहीं थी। पाब्लो के पास में अब तक पैसे तो बहुत आ चुका था, लेकिन ये एक बात जरूर जानता था कि अगर इसको सेफ रहना है तो सरकार इसकी जेब में होनी चाहिए। तो उस समय पाब्लो ने कोलंबियन सरकार को एक ऑफर दिया कि मैं तुम्हें 10 बिलियन डॉलर देता हूँ, जो कि रुपीज में होते हैं 80,000 करोड़, जिससे पूरे देश का कर्ज खत्म हो जाएगा। बदले में ये सरकार को कहते हैं कि बस मेरे धंधे को आप सपोर्ट करो। लेकिन कोलंबिया सरकार ने ये ऑफर रिजेक्ट कर लिया, जिसके बाद इसने खुद पॉलिटिकल पावर में आने का डिसीजन लिया और अपनी मनी पावर से देश की जनता में एक ऐसी छवि बनाने की कोशिश करी जस्ट लाइक रॉबिन हुड। इसने बहुत से चर्च बनवाए, पार्क बनवाए, फुटबॉल स्टेडियम, हॉस्पिटल, स्कूल बनवाए और वहाँ के गरीबों को मुफ्त में पैसा देना भी शुरू कर लिया। इन अच्छे कामों की वजह से 1982 में पाब्लो एस्कोबार एज ए असिस्टेंट मेंबर ऑफ कोलंबियन कांग्रेस इलेक्ट किया गया। 1984 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पाब्लो की कहानी को पूरी तरह घुमा दिया। रोड्रिगो लारा बोनिला, जो कोलंबिया के जस्टिस मिनिस्टर थे, वो पाब्लो के क्रिमिनल हिस्ट्री सबके सामने ले आए। रोड्रिगो ने इस बात का भी सबूत दिया कि पाब्लो फुटबॉल में भी इलीगल डीलिंग करता था, जिसके वजह से लोगों के बीच पाब्लो की रॉबिन हुड इमेज खराब हो गई। एम्बेरसमेंट की वजह से और बात को वहीं खत्म करने के लिए पाब्लो ने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। उस दिन उसने जो ह्यूमिलिएशन फील किया, उससे पैदा हुए गुस्से ने पाब्लो एस्कोबार को और कोलंबिया की कहानी को बदल कर रख दिया। एक दिन रोड्रिगो जब अपने ऑफिस से निकले तो एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग उनका पीछा कर रहे थे। ट्रैफिक पार करते हुए वो मोटरसाइकिल रोड्रिगो की कार की राइट साइड पर आ पहुंची और उस पर पीछे बैठे हुए लड़के ने राइफल निकाली और रोड्रिगो की कार पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। रोड्रिगो को सर में 3 गोलियां लगी और रोड्रिगो लारा बोनिला का मर्डर हो गया। लेकिन इसके बाद से पाब्लो ने अपना काम और स्पीड से करना शुरू कर लिया। 1989 में फोर्ब्स ने पाब्लो एस्कोबार को वर्ल्ड का 7th रिचेस्ट आदमी डिक्लेयर कर दिया और इसकी नेटवर्थ बताई 25 बिलियन अमेरिकन डॉलर, यानी आज के हिसाब से होते हैं 825 अरब। ये पॉलिटिकल फील्ड में गया था दोस्ती करने, लेकिन हुआ उसका उल्टा। उस फील्ड के लोग इसके दुश्मन बन गए। लुइस कार्लोस गैलन, ये कोलंबियन प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे, जो पाब्लो के दुश्मन बन चुके थे। पाब्लो एस्कोबार ने उन पे हमला कर दिया। पहला हमला तब हुआ जब गैलन अपने एक कैंपेन ट्रेल पे था और उन पे एक आरपीजी मिसाइल अटैक हुआ और उस अटैक में वो बच गए। पर कुछ हफ्तों बाद अपनी रैली के बीच जब वो स्टेज पर खड़े हुए थे, किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट सीधा गवर्नमेंट को टेक डाउन करने की कोशिश कर रहा हो। पाब्लो एस्कोबार अब ड्रग डीलर नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल टेररिस्ट बन चुका था। पाब्लो ने अपने दुश्मनों को मारने के लिए खुद की एक अलग आर्मी बना रखी थी, जिसका नाम था सैकेरियस, और इसने करीब 16 अरब रुपए खर्च कर रखे थे सिर्फ अपने दुश्मनों को मिटाने के लिए। पाब्लो ने अपने जीवन में लगभग 5000 लोगों को मारा था। 1992 में कोलंबिया में लगभग 29,000 मर्डर हुए थे। उस वक्त कोलंबिया मर्डर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बन गई थी। अब कोलंबिया के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बन रहा था और उस समय के कोलंबियन प्रेसिडेंट थे सीजर गविरिया, जिसको पाब्लो मारने की कोशिश करते हैं पर वो बच जाते हैं। इन्होंने कोलंबिया सरकार की तरफ से पाब्लो को सरेंडर करने के लिए वार्निंग दी, जिसके बाद पाब्लो ने कोलंबिया सरकार के सामने 2 शर्तें रखी। पहली ये कि कोलंबिया यूएस के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का समझौता खत्म कर दे। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग एक देश अपने क्रिमिनल्स को यूएस के जेल में भेज सकता था। पाब्लो का मानना था कि यूएस की जेल में सड़ने से अच्छा है कि कोलंबिया की मिट्टी में मर जाऊं। दूसरी शर्त ये थी कि पाब्लो एस्कोबार अपनी खुद की बनाई हुई जेल में रहेगा और इस जेल के कुछ किलोमीटर तक पुलिस नहीं आ सकती। कोलंबिया सरकार के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर तो था ही, दूसरा पाब्लो का भी दबाव था, इसलिए उन्होंने इस बार पाब्लो का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। और जरा सोच कर देखो आप भी कि क्या पावर थी उस इंसान की जिसने देश के कानून को बदलवा दिया और बोला कि मैं खुद अपनी बनाई हुई जेल में रहूंगा, तभी सरेंडर करूंगा। इस जेल का नाम था ला कैथेड्रल। ये जेल किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। क्या नहीं था इसके अंदर? स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, क्लब्स, एसी रूम, वाटरफॉल्स, एयरपोर्ट, सारी सुविधाएं थी। इस जेल में कैद होने के बाद भी पाब्लो ने अपना बिजनेस बंद नहीं किया। ये इसके अंदर से भी अपना बिजनेस चला रहे थे, इसलिए यह सब कुछ खत्म करने के लिए
और इसको हमेशा हमेशा के लिए रोकने के लिए कोलंबियन गवर्नमेंट ने पाब्लो को इस जेल से शिफ्ट करने का फैसला किया। और जब पुलिस ऑफिसर्स इसे लग्जरियस जेल से लेने के लिए जा रहे थे तब पाब्लो को इस बात की भनक लग जाती है और वो अपने साथियों के साथ इस जेल से फरार हो जाते हैं। इसके बाद अगले 2 साल तक इसको कोई ढूंढ नहीं पाया। फिर यूएस और कोलंबियन गवर्नमेंट ने मिलकर एक टीम बनाई जिसका नाम था सर्च ब्लॉक। इस टीम के 600 आदमी पाब्लो को 24 घंटे ढूंढ रहे थे। 1 दिसंबर 1993 पाब्लो का जन्मदिन था। 44th बर्थडे का सेलिब्रेशन चल रहा था। तभी इसने अपने बच्चों और घर वालों से बस ऐसे ही बात करने के लिए कॉल मिला दी। जैसे इधर से कॉल गई, सर्च ब्लॉक की टीम ने इसका फोन ट्रेस कर लिया और इसकी लोकेशन पता कर ली। ये मैटलिन शहर के किसी घर में छुपा हुआ था। तभी इस रात को वहाँ ये टीम पहुंच जाती है और उस घर को चारों तरफ से घेर लेती है। एक ऑफिसर पाब्लो के ऊपर गन तान देती है और 3 गोलियां फायर कर देता है। इस बंदे का पैसा कहाँ छुपा हुआ था वो सिर्फ यही जानता था। इसके मरने के बाद इसके भतीजे ने मीडिया को बताया था कि उसको पाब्लो के घर में एक दीवार के अंदर $18 मिलियन मिले थे। पता नहीं इस तरह से इसने अपना कितना पैसा और कहाँ छुपा रखा था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।